स्पोर्ट्स सर्कल इन फोकस के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज के हमारे एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसी एथलीट हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में, अपनी स्पोर्टिंग जर्नी में कभी उम्मीद छोड़ना, हार मानना नहीं सीखा। एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में मल्टीपल टाइम्स मेडलिस्ट, शूटर श्वेता चौधरी। कॉन्वर्सेशन शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। हमारे स्पोर्टिंग हीरोज़ ने देश का नाम ऊंचा करने के लिए काफ़ी मेहनत करी है, काफ़ी सैक्रिफाइसेस किए हैं। स्पोर्ट्स सर्कल इन फोकस हमारी तरफ से एक छोटी सी कोशिश है उनकी स्टोरीज आप तक लाने की, दुनिया तक पहुंचाने की। अगर तो आपको ये कोशिश पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो पसंद आए, ये कॉन्वर्सेशन पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और श्वेता चौधरी जी की कहानी बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। लेट्स गो। Welcome, ma'am. Welcome to In Focus, and thank you for being here. Thank you. It's my pleasure to be with you today. So, let's get straight into it. I'll take you right back to where it all started with your start in shooting, and I think आपने काफी एक young age पे शुरू कर दिया था, accompanying your father to the shooting range and all. So, how did that come about? So the journey started in 1997, like the proper competition वाला जो shooting start हुई थी। 97 में मैंने प्री नेशनल कंपटीशन खेला था। There I won the gold medal in my event. फिर नेशनल चैंपियनशिप हुई 98 में, वहाँ पे भी गोल्ड मेडल लिया। एंड उसके बाद से आई एम इन द इंडियन टीम सिंस देन। 1998 से आज तक आई एम द मेंबर ऑफ द इंडियन टीम। एंड जो मेरा ब्रेक थ्रू है, जो मैं मानती हूँ, जहाँ से मैं थोड़ा सीरियस हो गई थी शूटिंग को लेके, वो था कॉमनवेल्थ गेम्स 2002 में। सिल्वर मेडल लिया था वहाँ पे मैनचेस्टर में। और तब मुझे लगा कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट द कॉमनवेल्थ गेम्स या जूनियर चैंपियनशिप्स या नेशनल चैंपियनशिप, देयर इज अ लॉट मोर इन शूटिंग एंड मैं काफी कुछ कर सकती हूँ अपनी कंट्री के लिए। तो वहाँ मेडल लेने के बाद मुझे लगा नाउ आई शुड बी प्रिपेयर्ड, आई शुड लुक फॉरवर्ड टू द ओलंपिक गेम्स। ओके, सो हमने एक इंसिडेंट के बारे में पढ़ा when we were doing the research. I think जब आपने शुरू ही किया था, maybe the first time itself, I think आपने अपने पैर को कुछ इंजर कर लिया था, if I'm not wrong, on your first visit to the range. मैं काफी ट्राई करती हूँ ये अपना इंस्टेंस अवॉइड करने की आजकल। बट मैं बताती हूँ हुआ क्या था। मेरे फादर मुझे शूटिंग रेंज पे लेके गए। पहले पता नहीं था कि शूटिंग एक स्पोर्ट है। जब उन्होंने कहा कि शूटिंग के लिए जाना है तो मुझे ये लगा कि मूवी शूटिंग है। एंड आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड कि आज तो मूवी देखने को मिलेगी शूट होते हुए। But when we reached at the range, there was already a training camp was going on. Okay. National camp चल रहा था, 30-40 shooters वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे थे। So it was a kind of very different experience. First time gun देखी, शूट करते हुए देखा लोगों को on the paper targets obviously. And जब वो सब चले गए around 4:35 PM, उसके बाद 1 hour के लिए मैं, मेरे ब्रदर भी साथ में आए थे एंड फादर, हम तीनों ने वहाँ पे गन बोरो की। नॉट बोरो, पे एंड प्ले स्कीम होती है, होती थी, अब तो पता नहीं होती है नहीं, तो साई की स्कीम होती थी, आप वेपन लेके वहाँ पे शूट कर सकते हैं। तो 1 घंटे के लिए हमने वेपन लिया एंड वहाँ पे जो कोच थे जो नॉर्मली ऐसी ट्रेनिंग देते थे, वो मेरे फादर से कुछ बात कर रहे थे। मेरे हाथ में गन थी और मैं चला रही थी और गन को मैंने नीचे कर लिया। पॉइंट जो टेबल होती है उस पे रख के नीचे कर लिया और मैं उनकी बातों को सुनने लगी कि वो क्या समझा रहे थे। वो कुछ शूटिंग के बारे में बात कर रहे थे और गलती से ट्रिगर पे मेरी उंगली गई और वो शॉट मेरे पाँव में लगा जाके, राइट फुट में। मुझे पता भी नहीं चला, वो इतना इंस्टेंट था। और मेरे ब्रदर ने मुझे बोला कि पाँव से खून आ रहा है, क्या हुआ? तो मैंने देखा भी, मैंने पापा गोली लग गई।
देन वी रश्ड टू हॉस्पिटल। हाँ जी, डॉक्टर ने खाली वो पट्टी वट्टी कर दी। पैलेट जो था, जो हाँ जी। लेड का बना होता है, वो पैर में ही रह गया। उन्होंने बोला अच्छा, कि कुछ टाइम बाद ये पैलेट ना ऊपर आ जाएगा एंड हम हल्का सा वहाँ पे कट करके उसको रिमूव करेंगे। ओके, बट हुआ क्या, कुछ टाइम बाद वो और नीचे चला गया पाँव में, और वो जो हमारा बोन्स और मसल्स के एकदम बीच में जाके अटक गया। बाप रे! सो उसको हमने फिर कभी निकलवाया नहीं एंड वो अभी भी मेरे पास है, हमेशा अच्छा। अपने साथ रखती हूँ मैं अब। एक निशानी है कि मैंने शूटिंग कैसे स्टार्ट की थी, तो मेरे साथ है वो अभी एक तक। एक एक परमानेंट सूवेनियर है आपके पास अबाउट स्टार्टिंग द स्पोर्ट। परमानेंट, यस। बट और उसके बाद हुआ क्या, पापा ने मुझसे फिर पूछा 2-3 दिन बाद कि मजाक में कि अब क्या बोलेगी, अब तो इतनी डर गई, गोली हाँ मार ली जी, खुद को। वही, तो बोलते कि शूटिंग रेंज जाना है। तो मैंने कहा हाँ मुझे जाना है। तो उनको लगा कि बच्ची बहादुर है, हाँ जी। हमें करना चाहिए। सो वी जस्ट स्टार्टेड ऑफ फ्रॉम देयर। उसके बाद से हमने स्टार्ट किया प्रॉपरली। नहीं, दैट्स रियली कमेंडेबल बिकॉज़ आई थिंक ऐसा कुछ भी होता है स्पेशली उस एज पे। आई थिंक यू वर व्हाट 10 अराउंड 10 इयर्स ओल्ड उस टाइम पे? आई वॉज उस टाइम पे आई वॉज 9। ये 1995 की बात है। ओके, ओके, बट इसके बाद ना 2 साल हमने गैप भी लिया था, बिकॉज आई हैड एन हेड इंजरी, और मैं ओके, हॉस्पिटलाइज रही काफी दिन तक और ट्रीटमेंट्स चलते रहे। बट फाइनली एक प्रॉपर जो कॉम्पिटिटिव शूटिंग स्टार्ट होता है, वो जी, हमने 97 में स्टार्ट किया। ओके। तो वही मैं बोल रहा हूँ बिकॉज़ उस एज पे इस टाइप का कुछ हो जाए तो एक वो डर सा बैठ जाता है अंदर व्हिच इज़ रियली कमेंडेबल कि आपको कुछ लंबा-चौड़ा फ़र्क नहीं पड़ा उससे कि हाँ, ठीक है होता रहता है ये तो। So that's really Um, commendable and the whole nation is thankful for that. मेरे पेरेंट्स ने मुझे ऐसे ही, मतलब कभी, जैसे बच्चे डरते हैं उनको कहते हैं ये मत करो वो मत करो, उन्होंने कभी किसी चीज से टोका नहीं है। प्लस हमेशा एनकरेज किया है कि ये भी कर लो वो भी कर लो, डरना नहीं है किसी भी चीज से। तो मैं और मेरे ब्रदर, हम 2 ही सिबलिंग्स हैं। हम दोनों ही हमेशा ऐसे रहे हैं कि किसी चीज से नहीं डरना है, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा बाद में देखा जाएगा। सो वो नेचर में ही आ गया था, और शायद वही रीजन है कि हर चीज में फेलियर्स भी बहुत आते हैं, बट जी। देन वी ऑलवेज ट्राई टू मेक अ कम बैक। So overall childhood कैसा रहा apart from ऐसा ही being रहा। extremely fearless? पापा ने कभी ना बेटी नहीं बोला मुझे कि ये बेटी है, हमेशा बोलते थे मेरा बेटा है। तो Okay. वो मन में एक होता है ना कि हाँ मेरे साथ कोई है, और मैं हमेशा एक निडर बच्चा टाइप रही हूँ, मुझे अंदर से पता है कि मैं हूँ ऐसी। Okay. या Okay. So आपने जैसे बोला 97 में प्रोफेशनली मतलब प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ शूटिंग शुरू किया एंड धीरे-धीरे यू स्टार्टेड कमिंग अप द रैंक नेशनल चैंपियनशिप भी जीते आपने काफी उस टाइम में बिटवीन 97 एंड देन 2002 का वो बिग कॉमनवेल्थ गेम्स। तो ये 5 साल का जर्नी कमिंग अप थ्रू द रैंक्स इन द कंट्री बिकॉज उस टाइम पे स्टार्ट हो रहा था आई थिंक शूटिंग का थोड़ा सा रिकग्निशन बट उतना ज्यादा नहीं था फ्रॉम व्हाट आई नो। तो वो कैसा था एक्सपीरियंस पूरा? जब मैंने शूटिंग स्टार्ट की थी, तब शूटिंग में ओलंपिक्स में भी बहुत कम लोग जा Okay. पाए थे उस टाइम पे। 2000 में मुझे याद है, जो भी गए थे दे वेंट थ्रू द वाइल्ड कार्ड कोटाज, जो Okay. कि कंट्रीज को दिए जाते हैं जब उनके पास कोटा प्लेसेस अर्न नहीं कर पाते हाँ हैं जो जी, कंट्रीज, और जो चाहते हैं कि पार्टिसिपेशन हो, तो उनको जो हमारी वर्ल्ड फेडरेशन है उनकी तरफ से कोटा प्लेसेस दिए जाते हैं। तो आई थिंक उस पे लोग गए थे। उसके बाद 2004 में जब पहली बार हमारा मेडल आया, राज्यवर्धन राठौर सर ने जी, मेडल जीता ओलंपिक्स में। उसके बाद थोड़ा शूटिंग को लेके लोगों के मन में एक लोगों को शायद ये पता चलने लगा कि शूटिंग एक स्पोर्ट है। हाँ जी, उससे पहले तक इतना नॉलेज भी नहीं था शूटिंग के बारे में, एंड बिकॉज इट वाज अ वेरी एक्सपेंसिव, नॉट इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव स्पोर्ट, तो हर कोई आ नहीं पाता था। एंड धीरे धीरे फिर लोगों को भी शूटिंग के बारे में पता चलने लगा। पहले मैं हरियाणा स्टेट से खेलती थी हमेशा से।
तीन ही शूटर्स थे हम, मैं, मेरे ब्रदर और पापा। Okay. इमेजिन आज से 20-25 साल पहले 3 लोग खेलते थे। जी। आज अगर आप हरियाणा स्टेट की जो स्ट्रेंथ है जो शूटर्स की नेशनल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने की, इट इज मोर देन 3-4 thousand जो नेशनल चैंपियनशिप में हाँ पार्टिसिपेट जी। कर रहे हैं। और उसके अलावा जितने खेल रहे हैं या जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो तो और भी ज्यादा है। Definitely. सो इतने सालों में बहुत ज्यादा डिफरेंस आया है शूटिंग को लेके। मेडल्स आने लगे तो हर कोई चाहता है कि उस जगह जाया जाए जहाँ पे मेडल्स आ रहे हैं, जहाँ पे नाम हो रहा है, फेम जी। है, और एक करियर लोगों को अपना दिखता है इसके अंदर। बट कौन से वो एक दो जो सबसे बड़े चैलेंजेस थे आप लोगों के लिए जब आप लोग स्टार्ट कर रहे थे? लाइक जैसे आपने बोला सिर्फ 3 लोग थे पूरे स्टेट में इस पर्टिकुलर डिसिप्लिन में, एंड बाकी जगह भी बहुत ज़्यादा शूटर्स थे नहीं, इवन ऑन द नेशनल लेवल, स्पेशली विमेन वो तो और कम थे। तो वो Yeah. किस तरह के चैलेंजेस रहे? सबसे बड़े चैलेंजेस तो हमेशा फंड्स रहे हैं। आप शूटिंग स्टार्ट कर रहे हैं एंड आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना जरूरी है। बट मेरे फादर ने जितनी भी उनकी सेविंग्स थी उस टाइम पे वो सब हमें एक गन परचेज करने में लगाई थी। 1998 में एक गन 95,000 की हमें पड़ी थी। आज भी वही गन अबाउट 2 lakhs की है, बट उस टाइम पे 98,000 वाज अ बिग अमाउंट। तो वहां पे इन्वेस्ट करना, प्लस हमें पता नहीं है कि उनको ये नहीं पता था कि बच्चे आगे क्या करेंगे इसमें, वो करियर बनाएंगे, वो कितना आगे जाएंगे। बट उन्होंने हम पे भरोसा करते हुए, मेरे और मेरे ब्रदर की बात कर रही हूँ मैं, हम दोनों ने शूटिंग साथ में स्टार्ट की, हम पे भरोसा करते हुए वो इन्वेस्टमेंट किया। एंड इट्स नॉट जस्ट द मनी दैट ही हैज पुट, ही हैज गिवन हिज टाइम टू अस। अपना खुद का काम छोड़ के हर वक्त हमारे साथ रहना, शूटिंग रेंज पे लेके जाना, वापस लेके आना, कॉम्पिटिशन्स में लेके जाना, तो हर जगह आना जाना, वहां पे खर्चा होना। प्लस उसके बाद शूटिंग ऐसा नहीं कि एक गन खरीद ली और आपका हो गया उतने में। आपको हर रोज पैलेट्स की जरूरत है, आपको हर रोज गोलियां चाहिए जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। सो जो मेन चैलेंजेस थे वो उस टाइम पे अपने आप को इन सब चीजों को अवेल कराना था। एंड उसके बाद ये तो एयर पिस्टल की बात थी जो हमने इंडिया में परचेज कर ली थी। बट .22 गन जो होती है वो हम इंडिया में परचेज नहीं कर सकते, वो हम सिर्फ इंपोर्ट कर सकते हैं। उस टाइम के इंपोर्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस थे वो बहुत डिफरेंट थे। एक गन इंपोर्ट करने के लिए 1-1.5 साल लग जाता था। तो वो 1-1.5 साल आप इमेजिन, आज की डेट में 4 साल में आप लोग ओलंपिक्स पहुंच सकते हो, आपके पास इतना स्कोप है। और उस टाइम पे 1.5 साल हम सिर्फ एक वेपन इंपोर्ट करने के लिए वेट करते हुए निकाल देते थे। तो इस तरह के काफी चैलेंजेस थे। हमारे पास पेपर टारगेट्स नहीं होते थे, गोलियां नहीं मिल पाती थी टाइम से, तो हम लोग ड्राई फायर करते रहते थे खाली, जिसमें विदाउट पैलेट्स हम होल्डिंग कर रहे हैं, अपने को ट्रेन कर रहे हैं विदाउट लाइव फायर। तो गोलियां नहीं मिल पाना, पेपर टारगेट्स नहीं होना, तो कई बार हम क्या करते थे, जैसे शूटिंग रेंज पे कई लोग जिनके पास पहले से पेपर टारगेट्स होते थे वो 1-1, 2-2 शॉट मार के उनको वहीं पे थ्रो करके जाते थे। तो हम वो पेपर टारगेट्स उठा के पंचिंग मशीन से ब्लैक पेपर को कट करके उसके ऊपर उसको चिपका के नेक्स्ट डे रीयूज करते थे। तो वो टाइम भी हमने देखा है कि कैसे आपके पास किसी भी तरह के रिसोर्सेज नहीं है, फैसिलिटीज नहीं है, फंड्स नहीं है, बट स्टिल करना चाहते हैं। क्योंकि शायद वो जब हमारे मेडल्स आते थे तो अपने पेरेंट्स के मन में जो चेहरे पे हम खुशी देखते थे ना, उसके लिए करना चाहते थे। एंड जब ये देखा कि अब इंटरनेशनल लेवल पे मेडल लेने के बाद क्या होता है, उसके बाद आप अपना फ्लैग देख रहे हो ऊपर जा रहा है, एक अलग खुशी मिल रही है, फिर उसके लिए लड़ने लगे। सो ये जो गोल है ना, ये गोल एक डिफरेंट चीज है, पर ये जो जिसके लिए कर रहे हैं वो चेंज होता चला गया। पहले पेरेंट्स के लिए करते थे, फिर लगने लगा कि आसपास के लोग भी खुश हो रहे हैं, फिर लगने लगा ये तो पूरा इंडिया की बात है, ये तो हमारे देश के ऊपर आ गई है कि हम दूसरी कंट्री में जाके अपना झंडा लहरा रहे हैं, अपना नेशनल एंथम बज रहा है, तो फिर उसके लिए लड़ने लगे। तो
लड़ाई इस तरह से हमारी आगे आगे बढ़ती चली गई। बिल्कुल। मैं कोई भी नया एथलीट, कोई भी जो अपकमिंग एथलीट है किसी भी स्पोर्ट में, आई थिंक इस पर्टिकुलर सेगमेंट को भी अगर सुन ले ध्यान से तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ हाउ दे कैन प्रोग्रेस इन देयर प्रोफेशन एंड देयर ओन करियर एंड ऑल। तो मैम आपने जैसे बोला कि नेशनल पे अलग मोटिवेशन, इंटरनेशनल पे अलग मोटिवेशन, आप इंटरनेशनल जो इंडिया टीम में आप काफ़ी यंग एज पे इंक्लूड हो गए थे उस टाइम पे, वो स्टेप अप कितना मुश्किल था और उस टाइम पे कौन वो टीममेट्स या कोचेस थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा गाइड किया? जब मैं टीम में आई थी तब मोस्टली सभी, मैं 13 इयर्स की थी शायद, जी। मुझे याद है जब मैं इंडियन टीम की मेंबर थी। और 2001 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप खेलने गई थी इंग्लैंड में, बिस्ले में थी उस टाइम पे। तब मैं यंगेस्ट प्लेयर थी वहाँ की। और बाकी सभी सीनियर शूटर्स, दे वर ऑल अबव 20, 25, 30 वैसे सब थे। और मुझे बहुत अजीब लगता था उनके बीच में, बिकॉज उनकी बातें मुझे समझ में नहीं आती थी। मैं बहुत अकेला महसूस करती थी खुद को। बट क्योंकि मेरे पापा बहुत क्लोज है मुझसे, पापा मम्मी दोनों ही बहुत क्लोज है, बट पापा के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है। उस टाइम पे भी वो कॉन्स्टेंटली टच में रहते थे। पहले इंटरनेशनल कॉल करना भी बहुत एक्सपेंसिव होता था, बट हमेशा मुझे वो बोलते थे कि मुझे ज्यादा पे ना करना पड़े तो वो इंडिया से मुझे कॉल करते थे। तो मेरा हमेशा ये होता था, मैं होटल में पहुंचूंगी, वहां से रूम में से मिस्ड कॉल दूंगी उनको और वो मुझे कॉल बैक करेंगे। तो इस तरह से हमेशा वो टच में रहते थे ताकि मुझे कभी लोनलीनेस फील ना हो, क्योंकि उनको भी पता था मेरे जितना छोटा बच्चा टीम में नहीं है। किसी के साथ में ज्यादा बातचीत करती नहीं थी, आई वॉज वेरी वेरी रिजर्व्ड। तो जो रूममेट है उसके साथ भी बहुत लिमिटेड टॉक्स होते थे, कोचेस के साथ में भी बहुत ज्यादा नहीं था, बिकॉज जब आप बात ही नहीं करोगे तो कोच भी आपसे क्या बात करेंगे। तो मैं हमेशा एक शाय फीलिंग में रह जाती थी। बट शूटिंग को लेके मुझे कुछ चीजें ना क्लियर थी माइंड में। मेरे फादर ने मुझे बेसिक्स सिखाए हैं शूटिंग के, कि ये टेक्निक है, आपको इस तरह से फॉलो करना है, एंड ये आपको एक्सरसाइज जो आपको रोज करनी ही करनी है। So very obediently I used to follow each and everything that he had told me. सुबह एक्सरसाइज, मेडिटेशन करना है, शाम को एक्सरसाइज करनी है, ट्रेनिंग के टाइम पे ये चीजें फॉलो करनी है। तो उस टाइम पे कोच की कमी बहुत ज्यादा फील नहीं हुई, और जो कोचेस थे भी उनके साथ में अटैचमेंट इतना हो नहीं पाया। बट इन 2005 तब तक थोड़ी और मैच्योर हो गई थी, सब चीजें समझ में आने लगी थी, प्लस इंटरनेशनली काफी लेवल हाई हो गया था। हंगेरियन कोच आए थे इंडिया में राइफल एंड पिस्टल दोनों के लिए। तो वहां से उनके साथ में जो ट्रेनिंग स्टार्ट की थी वो एक डिफरेंट लेवल की ट्रेनिंग फिर लगी कि हाँ, शूटिंग में और भी बहुत कुछ है सीखने को। तो वहां से काफी कुछ अलग सीखने को मिला है, उनसे काफी मदद मिली है। So, हम लोग जैसे बात कर रहे थे अभी, कॉमनवेल्थ में भी मेडल आए और अलग एशियन गेम्स में भी आया, उसके अलावा भी इंटरनेशनल कई टूर्नामेंट्स में मेडल आए। बट अनफॉर्चुनेटली एक एथलीट का, एक स्पोर्ट्स पर्सन का लाइफ का पार्सल है कि ये लोज भी आएंगे, डिसअपॉइंटमेंट भी आएंगे। तो ऐसे में आप खुद को पॉजिटिव कैसे रखते थे? बिकॉज जितना लंबा आपका करियर रहा है और जितना कुछ आपने अचीव किया है थ्रू आउट योर करियर, वो उस पॉजिटिविटी के बिना नहीं पहुंच पाता शायद। बहुत ऐसे मोमेंट्स आए हैं। मैं तो कहूँगी जितनी ज्यादा बार मैं सक्सेस मैंने पाई है उससे ज्यादा फेलियर्स आए हैं, बिकॉज इतना लंबा स्पैन है करियर का। इट्स बीन ऑलमोस्ट 25 इयर्स नाउ। मैंने, मेरे साथ में जो शूटिंग कर रहे थे या मुझसे बाद में भी जिन्होंने शूटिंग स्टार्ट की थी वो भी छोड़ के जा चुके हैं। बट मैं कई बार ना खुद से भी ये सवाल पूछती हूँ कि मैं क्यों अब तक,
मेरे पास और भी कुछ है करने को, मैं अपनी जॉब कर सकती हूँ, मैं ओएनजीसी में एम्प्लॉयड हूँ, मैं एक रेगुलर वर्क कर सकती हूँ उस तरह से भी, बट क्यों मैं अपने आप को यहाँ पे रखती हूँ? एंड द ओनली आंसर दैट आई गेट फ्रॉम माई सेल्फ इज कि मुझे ओलंपिक गेम्स में मेडल जीतना है। ओके। मेरे साथ बहुत बार क्या, अभी लास्ट 2007 2012 जो लास्ट क्वालिफिकेशन हमारा होता है ओलंपिक्स में क्वालिफाई करने का, उसमें मैं किसी में 0.1 से, किसी में 0.2 से, 0.1 एंड 0.2 इमेजिन डेसिमल से मैं क्वालिफाई करने से रह गई हूँ। एंड ओलंपिक्स इज एवरी स्पोर्ट्स पर्सन ड्रीम। हर कोई वहां पहुंचना चाहता है, हर कोई वहां से मेडल लाना चाहता है। तो वही एक रीजन है कि मैं अपने आप को पुश करती हूँ कि मैं अभी तक ओलंपिक्स जा नहीं पाई हूँ, मैं मेडल नहीं जीत पाई हूँ, मुझे वो करना है। और उसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। इमेजिन स्कूल टाइम पे जब एग्जाम्स भी थे, पढ़ाई भी करनी थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स भी खेलने हैं, एशियन गेम्स भी खेलने हैं, मेडल्स भी लेने हैं, तो कैसे टाइम मैनेज करूँ? सुबह 4 बजे उठ के मैं ट्यूशन क्लास लेने जाती थी मैथ्स की, क्योंकि मैथ्स जब तक पढ़ो नहीं स्कूल में जाके नहीं समझ में आता है। तो मैं सुबह मैथ्स की क्लास लेती थी जाके 4 बजे उठ के। 5 साढ़े 5 बजे वहां से वापस आके मैं रनिंग के लिए जा रही हूँ, क्योंकि कार्डियो हेल्थ बना के रखनी है। वहां से आने के बाद मैं स्कूल जा रही हूँ, स्कूल से आने के बाद मैं शूटिंग रेंज जा रही हूँ, 4-5 घंटे शूटिंग रेंज पे दे रही हूँ। वहां से आने के बाद मैं दोबारा एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो होल डे, पूरा दिन उसमें इन्वेस्ट कर रहा है। इतना आज जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ उससे 10 टाइम्स ज्यादा मेहनत मैंने पीछे करी होगी आज से कुछ 10 साल पहले। शायद वो मेरे ग्रोइंग ईयर्स थे। और वही रीजन है कि अब तक मैं अपने आप को सस्टेन कर पा रही हूँ। लोग पूछते हैं कि इतने सालों बाद भी, आई एम अ मदर नाउ, मेरा बेटा है, उसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हुए भी मैं कैसे इतना सब कुछ कर पाती हूँ? सो आंसर वही है, मैंने जो अपने लिए गोल रखा है, मैंने जो सोचा था मुझे ये अचीव करना है, मैं वो नहीं कर पाई हूँ और वो मुझे सोने नहीं देता है। मैं नहीं सो पाती हूँ, मैं चैन से सो ही नहीं पाती हूँ। जब कंपटीशन आ रहा होता है तब मुझे लगता है मैं क्या क्या कर लूँ। मैं हर चीज जिससे मैं वहां पहुंच सकूं, मैं वो हर चीज करने की कोशिश करती हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत सारी हैं, बट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन मैंने यही सीखा है कि आपको फाइट करना है। जो भी सिचुएशन आए, जो भी ऑब्स्टेकल्स आए, आपको फाइट करनी है, तभी आप जीत सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। I really hope, and I'm pretty sure everybody else in the country and whoever is watching this also hopes कि वो जो आपका ड्रीम है वो जल्दी हो। and we all know for a fact आपने किस तरह का हार्ड वर्क अभी तक डाला है थ्रू आउट योर करियर, एंड बेस्ड ऑन दैट ओनली हम लोगों को पता है कि वो होगा, इवेंचुअली होगा। सो इंजरीज भी हुए हैं काफी, वो भी एक लो ही कह लो। इंजरीज का रिकवरी ऑब्वियसली like the physical toll of it has to be counted, because आपका फिर रिकवरी, रिहैबिलिटेशन, पूरा प्रोसेस, वो सब रेस्ट वगैरह वो करना, मेंटल एस्पेक्ट कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जब आप एक इस इंजरी से रिकवर कर रहे हो, किसी भी स्पोर्ट में, किसी भी लेवल की इंजरी से। मुझे पहली बार पता चला कि मुझे एक मस्कुलर इंजरी है 2009 में। ओके। उससे पहले मुझे पता भी नहीं था, मुझे बैक में पेन होता रहता था। आई यूज्ड टू शूट 7-8 आवर्स अ डे। मैं कॉन्टिन्यूसली प्रैक्टिस करे जा रही हूँ, पेन हुए जा रहा है, मुझे पता है एक पॉइंट पे पेन हो रहा है, बट आई एम अवॉइडिंग इट बिकॉज मुझे पता है मेरे पास और टाइम नहीं है, मुझे इस टाइम में इतनी ट्रेनिंग करनी ही है। सो आई वुड से पहले नॉलेज नहीं थी इस चीज की कि अगर कहीं पेन हो रहा है तो वो आपको देखना है। हमें क्या बताया जाता था, अगर आपको पेन हो रहा है ना तो इसका मतलब आपकी मसल्स यूज हो रही हैं। हाँ जी। तो वो जो पेन हो रहा है तो हम ये सोच रहे, मैं ये सोचती थी कि ये अच्छी बात है, ये हो रहा है, होने दो।
बट 2007 में पहली बार जब मुझे वो पेन स्टार्ट हुआ मेरे बैक में स्कैपुलर रीजन में, तो वो होता रहा। हमें ये भी नहीं पता था कि किसको दिखाना है। सो माय पेरेंट्स टुक मी टू हड्डियों वाला डॉक्टर, जो हमें लगा कि शायद हड्डी में कोई पेन हाँ हो रहा है, क्योंकि हमें नॉलेज था ही नहीं, प्लस फिजियोथेरेपिस्ट नाम की कोई चीज नहीं थी उस टाइम बिल्कुल, पे हाँ स्पोर्ट्स जी, में। हाँ जी, वहां पे उन्होंने एक्सरे किया, एमआरआई किया, तो कुछ नहीं निकला। एंड उन्होंने शायद कोई मेडिसिन दे दी, पेन किलर, और कहा आप इनको लो एंड आप जाओ। जस्ट बिकॉज कंपटीशन से पहले की बात थी, ये बहुत ज्यादा अनबेरेबल होने लगा था वो पेन। जी, तो फिर वो पेन किलर लिए, थोड़ा पेन ठीक हो गया, कॉम्पिटिशन खेले, वापस आए। बट बिकॉज इट वॉज अ फिजिकल इंजरी, वो गई नहीं, हाँ वो जी, बढ़ती चली गई। पहले स्ट्रेंथनिंग नाम की कोई चीज नहीं होती थी। हमें ये सिखाया गया था, शूटिंग के लिए 3 एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है: रनिंग, ईटिंग एंड स्लीपिंग। yes, तो ये तीनों मैं अच्छे से करती थी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी। तो एवरी डे आई यूज टू गो फॉर रनिंग, और मैं 1-1 घंटा भाग रही हूँ, मैं 1.5-1.5 घंटा भाग रही हूँ, क्योंकि ये बताया गया है कि ये अच्छा है आपको, आपके हार्ट के लिए अच्छा, आपका हार्ट रेट कम रहेगा, तो आपकी हाँ जी, मूवमेंट कम रहेगी जब आप शूटिंग कर रहे होंगे। तो मैं कर रही हूँ, बट कुछ अब कुछ सालों पहले जब सारे फिजियोथेरेपी प्लस स्पोर्ट्स साइंस का स्पोर्ट्स में आना स्टार्ट हुआ, जी, तब ये जाके पता चलने लगा कि रनिंग इज नॉट वेरी गुड इफ यू आर डूइंग इट एवरी डे, स्पेशली फॉर अ स्पोर्ट लाइक शूटिंग, जहाँ पे आपको स्ट्रेंथ चाहिए। हाँ जी, देन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम। सो पीछे जाते हैं, मैं आगे आ गई काफी। तो ये जब इंजरीज हुई, पता नहीं चला इसके बारे में, उसी के अंदर शूट करते रहे, रिजल्ट्स ड्रॉप होने लगे। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मैं हर तरह से मेहनत कर रही हूँ, मुझे जो बताया गया मैं वो सब कुछ कर रही हूँ, बट रिजल्ट नहीं आ रहा है। आई वाज लूजिंग इन द कॉम्पिटिशन्स, ओलंपिक गेम्स के क्वालिफाई होने से रह गई। हाँ जी, आगे कोई बड़ा कंपटीशन है उसमें मेडल नहीं ले पाई। तो फिर ना सेल्फ डाउट आने लगा कि शायद मैं उस लायक नहीं हूँ, ओके, मैं अब तक नहीं कर पाई हूँ, तो शायद मैं उस लायक नहीं हूँ, या वो मेरे लिए नहीं बना है। यू नो, दोज नेगेटिव थॉट्स जो आने लगते हैं हाँ मन में जी, कि मुझे नहीं करना चाहिए, शायद इतने साल हो गए मैं नहीं कर पा रही हूँ। तो उन सब से डील करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता था। पूरा दिन सोचते रहते हो, पूरा दिन नहीं, मतलब आप चल रहा है, टाइम निकल रहा है, आप मेहनत भी कर रहे हो, आप कॉम्पिटिशन्स भी खेल रहे हो, कुछ में जीत रहे हो, आप कुछ में हार रहे हो, तो वो सेल्फ डाउट निकल नहीं रहा है मन में से कि क्यों नहीं मैं उस लेवल पे पहुंच पा रही हूँ। देन पता चला कि ये इंजरीज की वजह से मेरे मसल्स जो है वो इतने वीक हो गए थे कि वो स्टेडीनेस नहीं दे पा रहे थे मुझे। ओके, तो जो हमारा शूटिंग में जो ये पोस्चर है हमारा, इसमें मेनली हमारा शोल्डर इन्वॉल्व रहता है, प्लस बैक मसल्स हाँ जी, इन्वॉल्व रहते हैं, प्लस कोर इज जी, रिक्वायर्ड फॉर द बैलेंस। जी, तो शूटिंग कर करके आप कोई भी मसल को बार बार यूज करोगे, तो वो स्ट्रेंथन ना होने के बजाय वो आप उसको हाँ डिप्लीट जी, करते जा रहे हो, मसल को वीक करते जा रहे हो। जी, तो वही चीज हमारे साथ हो रही थी। एंडलेस नंबर ऑफ आवर्स ट्रेनिंग हो रही है, बस करे जा रहे हैं। ये नहीं पता है कि शूटिंग में टेक्निकल ट्रेनिंग के अलावा भी आपको करना है, स्ट्रेंथनिंग भी करनी है। पहले ये कंसेप्ट नहीं था। तो वो जब ट्रेनिंग चल रही है, करे जा रहे हैं, तो ये वीक होते चले गए मसल्स। और एक टाइम ऐसा आया था, मैं अपना हाथ उठा नहीं पा रही थी, लिटरली मैं हाथ नहीं उठा पा रही थी। और मैंने ये तक सोच लिया कि मैं राइट हैंड से नहीं कर पा रही, तो मैं लेफ्ट से शूटिंग स्टार्ट कर लेती हूँ। जी, ये कंडीशन आ गई थी। फिर फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके, कुछ स्पोर्ट्स साइंस सेंटर में जाके थोड़ा और पूछा कि क्या हो रहा है, तब जाके पता चला कि ये मस्कुलर प्रॉब्लम है, और अभी मसल्स इतने वीक हो गए हैं। तो मेरा जो स्कैपुला है वो भी विंग्ड हो गया है, वो पोजीशन भी अभी भी आप अगर देख सके तो मेरा राइट शोल्डर जो है वो नीचे ज्यादा है लेफ्ट से। थोड़ा सा, हाँ जी, तो ये पोस्चर डिफरेंस भी बहुत हो गया था, अब तो काफी करेक्ट हो गया है जब से स्ट्रेंथनिंग अच्छा, स्टार्ट की है। तो ये सारी चीजें थी। मैं
मतलब यही सोचती हूँ कि काश मैं थोड़े और सालों बाद पैदा होती, काश मैंने शूटिंग थोड़े और लेट स्टार्ट की होती। हाँ तो जी। ये जो आजकल जो सबको नॉलेज काफी है, प्लस हमें सपोर्ट इतना है गवर्नमेंट की जी। तरफ से, फेडरेशन की तरफ से, हर जगह हमारे साथ स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, स्पोर्ट्स स्पेशलिस्ट होते हैं, अपने बॉडी मैकेनिक्स के स्पेशलिस्ट हैं। तो जो सफर इतना लंबा रहा है, शायद वो छोटा होता और ज्यादा सक्सेसफुल होता। नहीं, ये आई थिंक ये वाला जो आपने इशू बताया, लैक ऑफ अवेयरनेस वाला, वो काफ़ी सारे इंडियन एथलीट्स के साथ इशू रहा है, स्पेशली जो 90s 2010 के बाद से थोड़ा सा आना शुरू हुआ है अवेयरनेस लोअर लेवल्स पे भी। क्योंकि हम लोग भी जब मैं पर्सनली बताऊँ, मैं फुटबॉल खेलता था, हमारे कोच भी ये बोलते थे, कार्ब्स खाने और भागना है बस। बाकी कुछ का कॉन्सेप्ट नहीं था हमको। तो वो वही वाली बात कि हाँ, उसी चक्कर में काफी कुछ खराब भी हुआ कहीं होगा, पर ठीक है, सबका अपना अपना। तो मैं थोड़ा सा लाइटर उसमें जाना चाह रहा हूँ। आउटसाइड ऑफ शूटिंग कभी कोई ऐसा स्पोर्ट रहा जिसमें आपका इंटरेस्ट था देखने में ही या फॉलो करने में? नहीं, बिकॉज सीरियसली कभी टाइम ही नहीं मिला है शूटिंग से बाहर जाने का। ओके। स्कूल में थी तो स्कूल कम, शूटिंग रेंज पे ज्यादा होती थी। कॉलेज में फ्रेंड्स जानते ही नहीं थे कि आएंगी भी या नहीं आएंगी ये। फिर कुछ टाइम बाद शादी हो गई तो अपनी फैमिली में इतने इन्वॉल्व हूँ कि ना तो फॉलो करने का टाइम मिल पाता है, क्योंकि पता है शूटिंग इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग हाँ जी। स्पोर्ट। सिर्फ शूटिंग रेंज पे ट्रेनिंग करके आ गए उतना काफी नहीं है। उसके बाद भी आप मॉर्निंग से उठ के मेंटल ट्रेनिंग से लेके इवनिंग की फिजिकल ट्रेनिंग तक फुली इन्वॉल्व रहते हो। उसके बाद आपके पास टाइम कहाँ होगा। मेरे तो फैमिली वाले मुझे बोला करते थे कि ये कहीं आती जाती क्यों नहीं है, किसी से मिलती क्यों नहीं है। बट मुझे कभी बुरा नहीं लगता था उन बातों का, बिकॉज मैं जो कर रही थी मैं उसको करने में ज्यादा खुश थी। वो मेरा पैशन है। मुझे शूटिंग करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे जीतना बहुत अच्छा लगता है, तो उसके लिए मैं मेहनत कर रही हूँ। मेरे लिए वो चीजें मैटर नहीं करती थी कि मैं कहीं जा नहीं पा रही हूँ। कॉलेज में फ्रेंड्स घूमते थे, जब कभी मैं जाती थी तो मैं पढ़ रही होती थी, वो घूमने जा रहे होते थे। तो कभी कभी पता है ये सब कॉलेज खत्म हो गया, अब कुछ टाइम पहले ये लगने लगा, स्पेशली लॉकडाउन में, कि मेरे तो यार फ्रेंड्स ही नहीं है। क्योंकि टाइम ही नहीं था, कभी कॉलेज में टाइम नहीं था, स्कूल में टाइम नहीं था कि फ्रेंड्स को टाइम डिवोट करूं। और अब लगा कि मेरे फ्रेंड्स ही नहीं है। सीरियसली मेरे फ्रेंड्स है ही नहीं, बहुत कम फ्रेंड्स हैं। शूटिंग से थोड़े बहुत होंगे और शायद कॉलेज से एक दो फ्रेंड्स हैं जिनसे मैं आज भी टच में हूँ। तो अब कभी कभी ये लगता है कि थोड़ा तो एंजॉय मैं भी कर सकती थी अपना वो टाइम। हाँ जी। जैसे आपने बात किया पिछले 1-1.5 साल का, एक तो चलो बहुत लोगों ने फ्रेंड्स वगैरह के साथ टाइम स्पेंड किया, आपको फैमिली के साथ आई थिंक ये एक हर एथलीट का, मतलब बाकी सब कुछ ट्रेनिंग पे भी इफेक्ट आया, सब आया, बट सबका एक वो प्लस पॉइंट रहा है कि 10-20 साल के बाद ऐसे टिक के बैठने को मिला है घर पे फैमिली के साथ, सबको टाइम दिया है। वो कैसा रहा, स्पेशली पहले 3-4 महीने जो थे? अच्छा रहा ओवरऑल, मैं कहूँगी अच्छा रहा टाइम, एक्सेप्ट जो कोविड होने के टाइम पे जो डिफिकल्टीज थी, प्लस घर में कोविड हो गया उन सब को लेके। अदरवाइज फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम गया है। स्पेशली बेटा मेरा 5 साल का हो जाएगा अभी, तो ओके। जो 3 साल से 5 साल के बीच का टाइम है वो मेरा अच्छे से उसके साथ स्पेंड हुआ है। हाँ जी। पहले क्या होता था, मैं कंपटीशन के लिए चली जाती थी, उसको छोड़ के जाती थी, तो मेरा भी अटैचमेंट बहुत ज्यादा वैसा नहीं था कि मैं रह नहीं पा रही हूँ उसके बिना। हाँ जी। बट अब लिटरली मैं कंपटीशन के लिए जाती हूँ या मैं ट्रेनिंग कैंप के लिए जा रही हूँ तो मुझे बहुत डिफिकल्टी होती है, क्योंकि बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो गया इन हाँ जी। 1-1.5-2 साल में रह के। बट अच्छा रहा, हमारा ये टाइम अच्छा गया है। तो कैसे आपने टाइम निकाला, सिंस ट्रेनिंग भी नहीं हो पा रहा था? ट्रेनिंग नहीं हो पाती थी, बट आई वाज मेकिंग श्योर कि फिजिकल ट्रेनिंग होती रहे। ओके। एंड फिजिकल ट्रेनिंग नहीं होती है तो मैं मेंटली भी अच्छा फील नहीं करती हूँ।
इट इज वेरी मच रिलेटेड टू ईच अदर कि आप वो मेंटली फिट हो तो आप फिजिकली फिट हो, आप फिजिकली फिट हो तो आप मेंटली फिट हो. वो एक तो एथलीट का है, एक बार आप उस रूटीन में, उस एक शेड्यूल में आ जाते हो कि हाँ फिजिकल फिटनेस भी चल रहा है, तो वो नहीं होता, कुछ मूवमेंट नहीं हाँ, होता, तो एक थोड़ा सा एक शट डाउन सा हो जाता है दिमाग। मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता बिकॉज देन आई गो इन द गिल्ट फीलिंग कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, जो भी है. अगर मैं फिजिकल ट्रेनिंग नहीं कर रही हूँ तो मैं अच्छा फील नहीं करती हूँ. सो आई मेक श्योर कि मैं किसी ना किसी तरह से करती रहूँ. अगर जिम बंद है तो मैं घर में करूँ, नहीं तो मैं वॉक्स पे जाऊँ, मैं रनिंग पे जाऊँ, कुछ ना कुछ तो होना जरूरी है. तो outside of training, outside of even thinking about shooting, आपने क्या किया खुद को बिजी रखने के लिए? Are you fond of like any other thing apart from focusing on shooting? I love music. I love to listen to songs, Okay, Hindi songs, Punjabi songs, okay. बेसिकली बॉलीवुड स्ट्रीम. एंड मुझे मूवीज देखना पसंद है. तो अब सब लॉकडाउन था तो नेटफ्लिक्स और बाकी सारे सब जगह मूवीज काफी देखे. प्लस घर में मेड नहीं थे हाँ जी, लॉकडाउन के टाइम पे, तो काम बहुत किया है. वो जो तो काम कभी नहीं आता था करना वो सब किया है. सबकी प्रैक्टिस होगी, मैंने भी बहुत पोछे लगाए हैं घर में। सच में. एक टाइम के बाद तो मैं परेशान हो गई थी. मैंने कहा कि अभी ना गांव चलो. वहां पे कम से कम ये सब करना नहीं पड़ेगा. वहां पे है करने के लिए. तो लिटरली 2 महीने के लिए अपना घर छोड़ के हम चले गए थे कि यहाँ पे रहेंगे शांति से, मुझे काम नहीं करना पड़ेगा. नहीं, मेरे साथ तो अभी जो रिसेंट वाला हुआ अभी अप्रैल मई में, तो एक और मतलब आई गॉट मैरिड रिसेंटली, और उसी टाइम पे माय वाइफ हैड टू गो विजिट हर पेरेंट्स फॉर समथिंग, तो उसी वो हफ्ता 10 दिन जो थे वो मैं बिल्कुल ही अकेला था घर में, मतलब सब कुछ ही खुद, और मेड उस टाइम पे नहीं आ रही थी, तो सब कुछ ही मतलब करूँ क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा। कैसे करूं. yeah. अब since things are opening back up and I think tournaments वगैरह, ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ ठीक से स्टार्ट हो गया है, what next for you? आपको हम नेक्स्ट कहाँ देख रहे हैं इन एक्शन? नेक्स्ट इज एशियन गेम्स 2022. Okay. कॉमनवेल्थ गेम्स में शूटिंग तो है नहीं इस हाँ बार. जी, वो फाइनल हो गया है कि नहीं हो रहा है. एशियन गेम्स 2022 सितंबर और अक्टूबर, चाइना, इफ इट हैपेंस इन चाइना. आई थिंक इट विल, वहाँ पे तो काफी कुछ नॉर्मल हो गया है जितना सुनने में आ रहा है। सो लास्ट टाइम ब्रॉन्ज मेडल था हाँ जी, इंडिविजुअल. इस बार गोल्ड की तैयारी है, कर रही हूँ. क्योंकि मुझे याद है 2014 में जब मेरा एशियन गेम्स में इंडिविजुअल मेडल आया था ब्रॉन्ज, तब मेरा पहला मेडल था इंडिया के लिए. हाँ इंडिया जी, की जो मेडल दिल्ली का था वो पहला मेडल मेरा था. तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इट इज लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम वाली अचीवमेंट है कि आपका मैच पहले दिन, सबसे पहले मैच आपका है एंड यू आर विनिंग द मेडल, यू आर टेकिंग ऑल द लाइमलाइट. बड़ा अच्छा फीलिंग थी. बट सडनली मेरे मैच खत्म होने के आधे घंटे बाद जीतू राय ने गोल्ड मेडल जीता. हाँ जी। और सब कैमरास मेरी तरफ, मेरा इंटरव्यू हो रहा है अच्छे से, और वहां से न्यूज आई कि जीतू राय ने गोल्ड मेडल लिया और सब भाग गए. मतलब लिटरली दे लेफ्ट मी इन बिटवीन. तब मुझे फील हुआ कि मेडल तो गोल्ड मेडल है. ब्रॉन्ज को कोई पूछ भी नहीं रहा है अभी. सो माय नेक्स्ट एम इज टू विन द गोल्ड मेडल इन एशियन गेम्स. वो मेरा काफी मन में मेरी इच्छा है कि गोल्ड लेना है अब की बार. I wish you all the best, ma'am, and I hope that happens really. I'll start towards wrapping things up. एक दो छोटे छोटे questions हैं. Overall, अभी ओलंपिक्स के बाद फिर पैरालंपिक्स में भी अच्छा कर रहे हैं हम लोग ओवरऑल एज एन इंडियन कंटिजेंट. एक पॉजिटिव फीलिंग बन रही है अराउंड स्पोर्ट्स इन जनरल इन इंडिया. मतलब पहले तो मतलब पिछले साल तक भी और इस साल की शुरुआत तक भी सिर्फ
क्रिकेट को ही पूछ रहे थे, बट अभी पिछले 3-4 महीने में एक पॉजिटिव फीलिंग बन रही है अराउंड अदर स्पोर्ट्स एज वेल। व्हाट आर योर थॉट्स अराउंड दैट कि ये डू यू थिंक ये सस्टेन होगा ओवर अ लॉन्गर पीरियड? फॉर श्योर सस्टेन तो होगा ही होगा, बिकॉज सी पहले हम लोगों के पास ओलंपिक्स में जाते तो थे लोग, बट कोई उम्मीद नहीं होती थी। सबको लगता था ओलंपिक्स में जा रहे हैं, खेल के आने हैं। जी फिर धीरे धीरे हमारे 2 मेडल आए, फिर 4 आए, और अब की बार 7 हैं। जी तो लोगों को पहले जो दिमाग में रहता था कि पढ़ो 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 तो ही आपका करियर है, बट अब समझ में आ रहा है कि स्पोर्ट्स भी एक करियर भी हो सकता है। जी प्लस अभी जैसे मेडल्स आए तो लोगों का खाली ये नहीं कि एक ही स्पोर्ट की तरफ ध्यान गया है। जिसमें मेडल्स आ रहे हैं लोग वहाँ जाना चाह रहे हैं। बैडमिंटन में, रेसलिंग में, स्पेशली रेसलिंग में हरियाणा से लोग बहुत कोशिश करते हैं कि रेसलिंग में जाएं। बट पता है इस बार मैंने एक चीज नोटिस की थी, जो आप बोल रहे थे कि लोग काफी नॉलेज हो रही है, अवेयरनेस है स्पोर्ट्स के बारे में, अब काफी पसंद करने लगे हैं। ओलंपिक्स हो रहा है तो लोग काफी बातें कर रहे हैं इसके बारे में। ओलंपिक्स के टाइम पे जब हमारे मेडल्स नहीं आ रहे थे तो स्पेशली सोशल मीडिया पे बहुत उल्टे सीधे लोग बोल रहे थे कि इनको भेजा ही क्यों जा रहा है, वहां चले जाते हैं खाली हाथ आ जाते हैं, घूमने चले जाते मैं सिर्फ ये घूमने चले जा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ, क्या इन लोगों को ये भी पता है कि वहां तक पहुंचा कैसे जाता है, कितनी मेहनत लग रही है सिर्फ वहां पहुंचने में। वे अगर आप में है इतना तो आप पहुंच के दिखा दो ना। बोलते हैं हमारे गवर्नमेंट के पैसों पे जा रहे हैं, हमारे टैक्स पेइंग उससे जा रहे हैं। ठीक है, आप सब इतना सपोर्ट कर रहे हो, बहुत बहुत शुक्रिया उसका, लेकिन हम मेहनत कर रहे हैं वहां सिर्फ जाने के लिए नहीं, हम भी मेडल जीतना चाह रहे हैं। लेकिन अगर जीत नहीं रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हमें इतना नीचा गिरा दो कि हम तो घूमने गए थे। ये चीज मुझे इस ओलंपिक्स में अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी। जो एक नॉर्मल इंसान का रवैया था ना, सडनली चेंज हो गया। एक तरफ वो आपको हीरो बना देते हैं और फिर एकदम से आपको इतना गिरा देते हैं कि आप तो कहीं के लायक नहीं थे, आप क्यों चले गए वहां पे। वो एक है तो ये नहीं होना चाहिए। हम लोगों ने भी एक रिसेंटली एक वीडियो किया था, वे हम लोग इस चीज को एड्रेस कर रहे थे कि अच्छा है आप अप्रिशिएट कर रहे हो, अच्छा है आप सपोर्ट कर रहे हो, अच्छा है आप देख रहे हो, वो भी बहुत अच्छा है टू बी फेयर, बट किसी को गालियां देने का हक आपको कोई नहीं देता है। राइट, एब्सोल्युटली। वो आप ये नहीं देख रहे हो कि वहां तक पहुंचने के लिए ना कितने क्वालिफिकेशंस करने पड़ते हैं। एग्जैक्टली पहली चीज, अगर स्टार्टिंग से मैं बताऊं, एक स्टेट चैंपियनशिप में आपको जीतना पड़ता है, फिर आपको प्री नेशनल क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर आप नेशनल चैंपियनशिप में अगर टॉप 6 में आ जाते हो हाँ जी तब आप सिलेक्शन ट्रायल्स देने के लिए एलिजिबल होते हो। राइट, सिलेक्शन ट्रायल्स आपने दिए, उसके बाद आपको टॉप 3 में आना है उनमें भी। जी टॉप 3 में आने के बाद आप इंटरनेशनल जाओगे, वहां पे आपको वर्ल्ड में टॉप 2 में आना है, तब आप जाके क्वालिफाई करते हैं। तो अगर आप टॉप 2 में पहुंच रहे हैं इसका मतलब आप में कैपेबिलिटी है कि आप ओलंपिक्स में भी मेडल ले सकते हो। बट देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स आल्सो दैट मैटर्स ऑन द डे व्हेन यू आर शूटिंग और व्हेन यू आर कॉम्पिटिंग। एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें होती हैं। एग्जैक्टली वो बहुत सब सब लोग सब प्रोफेशनल एथलीट्स यही बोलते हैं उस दिन पे, मतलब घर से कोई ये नहीं निकलते टाइम सोचता कि आज रहने देते हैं, आज 100% नहीं देंगे, अपनी तरफ से 4 तो साल जीतने में ही जा रहे हैं मौका ना। मिल रहा है। एग्जैक्टली हम तो मन से, कहीं से भी आप पूछ लोगे ना, मन में यही होता है कि जीत के आना है आज। लेकिन प्रेशर कंडीशंस होती हैं, आपका मेंटल स्टेटस एक सेकंड को भी हिल गया ना तो आप हार जाते हो। तो मेरे साथ हुआ है कि एक सेकंड को मैं प्रेजेंट में ना होते हुए फ्यूचर में चली गई कि मैं मेडल जीत रही हूँ। मैंने देखा कि मैं मेडल जीत रही हूँ, मैं ये जस्ट थॉट मैंने किया एंड आई लॉस्ट ऑल द फाइनल शॉट जो भी था, और आप हार गए। मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें होती है जो मैटर करती है, हम लोग सीखते हैं उनसे कोप अप करना, बट हर बार बीइंग अ ह्यूमन पॉसिबल नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये चीजें
समझ नहीं होंगी लोगों को, स्पेशली आज की डेट में सोशल मीडिया एंड ऑल। लोग एक मतलब गलत बोलने के लिए बहुत तेज होते हैं लोग, अप्रिशिएट करने में फिर एक बार सोचते हैं कि क्या लिखें, गलत बोलने के टाइम पे कुछ भी बिना सोचे लिख जाते हैं लोग एक बार। तो वो आप ये देखिए ना, आगे की जनरेशन कैसे करेगी इससे कोप अप, कि आप जान रहे हो कि आपके आसपास यही चीजें हैं कि आप अच्छा कर रहे हो तो आपको बहुत अच्छा बोला जा रहा है, आपने एक बार आपसे आप जीत नहीं पाए, आप हार गए तो आपको एकदम गिरा दिया जाता है, तो कोई हिम्मत भी क्यों करेगा वहां जाने की उस फील्ड में। एग्जैक्टली। आप इमेजिन करिए आपको आपके पेरेंट्स ही बोलने लगे कि आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हो बहुत, मेरा बेटा ये, मेरा बेटा वैसा, मेरा बेटा ऐसा, बट आप जिस दिन हार गए उस दिन आपको बोल दिया कि बंद करो, पैकअप करो, हो गया तुम्हारा, तो फिर आप कभी हिम्मत नहीं करोगे ना उस चीज में दोबारा जाने की। बिल्कुल, तो अगर स्पोर्ट्स को आगे बढ़ने देना है तो एक जनरल जो हम सब लोग आम लोग हैं उनको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना होगा स्पोर्ट्स की तरफ, कि हार हार जीत हार जीत स्पोर्ट्स में ही होती है ना, आप हारते भी हो आप जीतते भी हो, तो दोनों चीज एक्सेप्ट करनी चाहिए। एंड अभी रिसेंटली एक किसी एथलीट से बात हो रही थी हम लोग, नीरज यादव सर हैं जो, उन्होंने यही बोला था, कहते बाकी लोग भी तो खेलने आ रहे हैं ना, आप ओलंपिक्स में जा रहे हो, अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, बाकी और 100 देशों से लोग आ रहे हैं, वो भी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि ना कि सब फर्स्ट आ जाएंगे इकट्ठे, ठीक है, सिंपल है, मतलब 3 ही लोग जीतेंगे ना भाई। अब उन टॉप 3 में होने के लिए आपको लकी भी होना जरूरी है, आपको उस दिन सब कुछ मतलब 100% परफेक्ट भी होना जरूरी है, आपको भी लकी होना जरूरी है और किसी और को अनलकी होना भी जरूरी है, अनलकी होना भी जरूरी, तब तो आप टॉप 3 में आ हाँ पाओगे। जी। तो बस सिंपल ये कहना है कि अगर आप सक्सेस को इतना एंजॉय कर रहे हो ना किसी की, तो उसकी डिफीट को भी एक्सेप्ट करना आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और एक ब्यूटीफुल थॉट है, जो जितना लोग जल्दी समझ पाए उतना सबके लिए बेटर है, सारे एथलीट्स के लिए, सबके लिए। लास्ट क्वेश्चन मैम, छोटा सा एक, जो भी नए बच्चे आ रहे हैं, जो भी नए एथलीट्स आ रहे हैं किसी भी डिसिप्लिन में, उनके लिए आपका क्या एडवाइस है? मैं सिर्फ एक एडवाइस देना चाहूंगी कि जो सेल्फ बिलीफ है ना वो बहुत हाई रखना है। अगर आप ये जो एक इंसान है जो आप हो, आपके साथ कोचेस भी हो सकते हैं, मेंटोर्स भी हो सकते हैं, सब लोग हो सकते हैं, बट एक ना एक टाइम के बाद वो या तो चेंज हो जाते हैं या चले जाते हैं, बट ये जो एक इंसान है ये हमेशा आपके साथ रहेगा, और इसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा भरोसा रखना है। तो अपना सेल्फ बिलीफ जब आप हाई रखोगे ना तो ही सक्सेस की तरफ जा सकते हो। और कहते हैं ना, जो आप बिलीव करते हो that happens, that starts to happen. So when you believe you are the best, then you will become the best. So this is my only advice to all the youngsters या जो भी budding players हैं, कि आपके ऊपर आपको सबसे ज्यादा भरोसा रखना है। ये एक आई थिंक बहुत ही एक पॉजिटिव और एक अच्छा नोट है टू एंड दिस कन्वर्सेशन। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for being a part of this conversation. Thank you so much for being a part of InFocus. And I wish you all the best. And I'm very sure the entire country is wishing you all the best for the Asian Games and everything that is coming after that. Thank you so much. मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके. It was a very मतलब एक ओपन हार्ट से जो हम बात करते हैं ना कि हाँ सब कुछ सामने है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं डिफिकल्टी फील कर रही हूँ बोलने में, सब कुछ मेरी स्टोरी थी, मैं अच्छे से बता पाई आपको, एंड आई होप इन फ्यूचर आल्सो वी विल हैव सम such sort of discussion. Definitely, next time I really hope हम लोग in person आमने सामने बैठ के बात कर पाए. Sure. Thank you. Thank you so much.